गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 4 को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे नेट एजुकेशन के चैनल पर आपका स्वागत है। आज यूनिट 4 में कम्युनिकेशन अर्थात संचार या संप्रेषण को हम समझते हैं। आज हो सकता है हम यूनिट 4 समाप्ति कर दें, क्योंकि फिर अब यूनिट 5 में जो मैथमेटिकल या रीजनिंग डाटा है उसके बारे में अब नेक्स्ट यूनिट हम देंगे। यूनिट 4 कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं है सिलेबस में, बट यूनिट 4 से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कभी भी यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछा जा चुका किसी बार के एग्जाम में। तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे समझिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसे सिर्फ आपकी समझ ही बेहतर कर सकती है। इसके लिए यह नहीं है कि कोई डाटा चाहिए या कोई ज़्यादा डाटा नहीं, बल्कि ज़्यादा आपकी समझ विकसित होगी तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन या संचार, तो संचार कहिए या संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इस तीनों वर्ड से आप लोग वाकिफ ही होंगे। परंतु इन तीनों वर्ड का जो बेस है वो लैटिन शब्द है कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस। यह कम्युनिकेयर और कम्युनिस जो है यह दोनों शब्दों से मिलकर बना है संचार। दोनों यहाँ यूज है कि कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है जिससे बना है, या कम्युनिस एक वर्ड है जिससे बना है। अर्थात कम्युनिकेशन का एक दूसरे संदर्भ में अर्थ देखिए तो कम्युनिकेट का मीनिंग होता है जुड़ाव, जोड़ना। तो संप्रेषण के द्वारा या संचार के द्वारा कभी भी हम क्या करते हैं, एक को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं अभी, तो यह बात अगर हम आपको जो भी बतलाना चाह रहे हैं तो यह बात हम एक YouTube चैनल पे डाल रहे हैं और इस YouTube चैनल के द्वारा आप देख रहे हैं। तो सामने में हमारे संवाद को आप तक पहुंचाने में जिस माध्यम की उपयोगिता हो रही है वो YouTube है या मोबाइल है। तो ये एक प्रकार का माध्यम है, परंतु हमारी बातों का, हमारी भावनाओं का, हमारी कथनों का, हमारी संवादों का आप तक पहुंचना, यही संप्रेषण है, यही संचार है। इसी को कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य को या किसी समूह को, किसी को भी अगर अपनी बातों का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, स्थानांतरित करता है अपनी भावनाओं को दूसरों में, समूह में, अन्य में, तो इसे ही हम संप्रेषण कहेंगे। यहाँ पर एक और इस अपनी और दूसरे की जहाँ तक बात है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने में भी बात कर रहे होते हैं खुद से। जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं तो इसे अंतः संप्रेषण हम कह सकते हैं, क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं। एक मिरर देखें या विदाउट मिरर का भी हम लोग खुद भी एक लॉजिकल या इंटेलेक्चुअल कभी बातें करते रहते हैं, कुछ बौद्धिक या तार्किक कुछ बातें या खुद से। तो यह भी एक प्रकार का संप्रेषण है। इसे अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कहा जा सकता है, और किसी दूसरे से करेंगे तो वो पराव्यक्ति संप्रेषण होगा। तो संप्रेषण का मीनिंग ही होता है कि हमने जो कहा, हमने जो शब्द, जो बातें, जो संवाद, जो कथन, जो स्टेटमेंट, जो विचार, जो भावनाएं सामने वाले को व्यक्त किया, तो सामने वाले अगर इसे प्राप्त कर रहा है, सामने वाले के पास ये भावनाएं, ये विचार जा रहा है, तो यही कम्युनिकेशन है। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। इस टोटल हमारे संवाद को आप तक पहुंचने में जो भी प्रक्रियाएं यूज होती है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इस बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम आगे देखते हैं कि वो आगे किस रूप में क्या है। मूल रूप से आप यही समझिए कि हमारी संवाद का, हमारी भावनाओं का, हमारी बातों का, हमारे विचारों का, हमारी सोच का, हमारी संस्कृति का हमारी कुछ भी आप तक पहुंच रहा है, अगर किसी अन्य तक पहुंच रहा है, दूसरे तक पहुंच रहा है, तो वह संप्रेषण है। जब हम अपने मन में कुछ विचार कर रहे होते हैं अपने लिए कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, तो यह भी एक संप्रेषण ही, बट अंतर्व्यक्ति संप्रेषण है, खुद का संप्रेषण है। तो संप्रेषण का मूल अर्थ आप समझिए, हमने यहाँ लिखा भी है कि संचार, संप्रेषण या कम्युनिकेशन। संप्रेषण की समझ, अगर आपको संप्रेषण की समझ आ जाती है कि संप्रेषण है क्या,
तो यही संप्रेषण का अर्थ है। हमारे सिलेबस में है कि संप्रेषण क्या है और संप्रेषण का अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या है, अर्थात मतलब आप संप्रेषण का मतलब समझते हैं तो अर्थात संप्रेषण को समझते हैं, तो यूं ही समझिए कि संप्रेषण को समझते हैं तो संप्रेषण का अर्थ समझते हैं। तो संप्रेषण संचार या कम्युनिकेशन का मूल अर्थ है अपनी भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन करना, या लैटिन शब्द कम्युनिकेयर या कम्युनियस से बना हुआ है। इसका मूल अर्थ विचारों का आदान प्रदान। दूसरा बिंदु आते हैं हम संप्रेषण के प्रकार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत सारे बुक, नोट्स, ईटीसी, चैनल इत्यादि में बहुत सारी बातें कही गई होगी, आप लोगों ने सुना होगा। परंतु संप्रेषण के प्रकार की जब बात करते हैं तो आप भड़बली सोच कर देखिए, हम जो कहना चाह रहे हैं कि जिस सोर्स के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा जब संप्रेषण हो रहा होता है तो एक वही माध्यम का नाम संप्रेषण के प्रकार के रूप में सामने आता है। एज ए एग्जाम्पल, अगर हम आपसे मुंह से संप्रेषण कर रहे हैं, अर्थात मुंह से कुछ बोलकर आपके पास अपनी भावनाओं, विचारों को रख रहे हैं, तो यह मौखिक संप्रेषण है। अगर हम कुछ लिखकर आपकी अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह लिखित संप्रेषण है। अगर हम कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज में, कोई बॉडी लैंग्वेज में, कोई और भी माध्यम के द्वारा, कोई और भी इस तरह की कुछ सिंबल के द्वारा अगर हम आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसका प्रतीक है, यह किसका प्रतीक है, तो यह भी एक प्रकार का संप्रेषण है। इसे हम सांकेतिक संप्रेषण कहेंगे। हम आपको जो सुना रहे हैं, अगर आप श्रव्य रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं तो श्रव्य संप्रेषण, अगर आप देख रहे हैं दृश्य के रूप में है तो यह दृश्य संप्रेषण, अगर आप खुद से बात कर रहे हैं तो अंतः संप्रेषण, अगर आप औरों से बात कर रहे हैं तो परा संप्रेषण, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो सामूहिक संप्रेषण। तो जिन प्रकारों को हम ढूंढ रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल, नोट्स, बुक, एटीसी कहीं भी, वो प्रकार सिर्फ आपकी इस समझ में है कि जिस समझ के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा संप्रेषण किया जाता है वह माध्यम ही संप्रेषण का प्रकार होता है। आप अगर इतना समझ लीजिएगा तो कभी भी संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आप कभी सोचिएगा भी नहीं कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। सीधी सी बात है कि जिस माध्यम के द्वारा संप्रेषण किया जाता है वह माध्यम उस वक्त संप्रेषण का एक प्रकार होता है। फिनिश। अब इसलिए हमने संप्रेषण के प्रकारों को कुछ लिख दिया है 5-6 रूप में, परंतु यह एग्जैक्ट इसके बारे में आप यही मत सोचते रहिएगा कि 6 ही। अगर इसके अलावा भी अगर कोई समूह में कुछ हो रहा है तो सामूहिक संप्रेषण है, दूसरे व्यक्ति से हो रहा है तो परा संप्रेषण है। तो क्या है यह संप्रेषण? एक प्रकार का संप्रेषण करने के समय जो स्रोत का उपयोग किया जा रहा है वही है संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के प्रकार मौखिक, लिखित, सांकेतिक, श्रव्य, दृश्य या अंतः संप्रेषण है। मूल रूप से हमने जो आपको कहा है वो ये कहा है कि संप्रेषण का जो माध्यम है, माध्यम ही संप्रेषण का प्रकार है। इसको आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि संप्रेषण की समझ ही संप्रेषण का अर्थ है, ठीक उसी तरह से माध्यम ही संप्रेषण का प्रकार है। अब हमारा तीसरा बिंदु है कि संप्रेषण की विशेषता या अभिलक्षण क्या है। आप सोच सकते हैं कि हम बहुत सारे, आप लोग YouTube चैनल देखते होंगे, बहुत सारे चैनल या और भी कोई बुक, स्रोत इत्यादि सबसे डाटा लेते होंगे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। लेकिन यह स्टडी या डाटा या मटेरियल ये कब जब आपकी समझ में आ जाती है तब आपको लगता है कि नहीं ये कुछ विशेष है। सीधे हम जो बात कर रहे हैं इसको आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बहुत सारे बुक से पढ़ें, बहुत अच्छे राइटर की बुक से पढ़ें, कोई सिंपल राइटर की बुक से पढ़ें, कोई अच्छा नोट से पढ़ें, कहीं यूट्यूब पे देखें, और आप तब उस चीज को कब विशेष मानिएगा? आप तब उस सब स्रोतों में किसी एक को, दो को या कई को विशेष मानिएगा जब उसकी समझ आपको हो जाए। अर्थात यह जो संप्रेषण की विशेषताएं हैं यह उसकी मूल गुण से जुड़ा हुआ है। तो संप्रेषण किया क्यों जाता है? अपनी भावनाओं का दूसरों तक समझाने के लिए या दूसरों की भावनाओं, विचारों का खुद तक समझने के लिए। तो विशेषता क्या होगी? जब ये चीज हो जाएगा, हमारी बातें आप तक समझ में आ जाएगी या आपकी बातें मेरे तक समझ में आ जाएगी, अर्थात
संप्रेषण विशेष है, अच्छा है। तो संप्रेषण की विशेषता कहिए या अभिलक्षण कहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन, या भावनाओं का उसी रूप में खुद पर या किसी और पर स्थानांतरण। जिस रूप में हम जो बातें कहना चाह रहे हैं, जो विचार रखना चाह रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिए हैं, अगर जस्ट उसी रूप में कोई सामने वाला प्राप्तकर्ता प्रेषक जिस भावना में अपनी संवादों को दिया है और उसी संवाद को उसी भावना में अगर कोई प्राप्तकर्ता प्राप्त कर रहा है, अगर ये प्रोसेस ठीक से हो रहा है तो यह संप्रेषण विशेष है, अच्छा है, यही संप्रेषण की विशेषता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो संप्रेषण विशेष नहीं है, संप्रेषण अच्छा नहीं है। तो संप्रेषण की जो विशेषता होती है, संप्रेषण के जो अभिलक्षण होते हैं, वह हमेशा इसी बात को बतलाता है कि हमारी विचार, हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारे महत्वाकांक्षा, हमारे स्टेटमेंट अन्य तक या अन्य की ये सारी चीजें हमारे तक समझ में आ रही है, और इसकी समझ दिलाना ही संप्रेषण की विशेषता है। तो जब संप्रेषण की विशेषता की बात आ जाएगी तो इसकी विशेषता यही हुआ कि जो संवाद जिस रूप में दिया गया था वो उस रूप में अगर प्राप्त हो गया है तो यह विशेष संप्रेषण हुआ। और यही संप्रेषण की विशेषता हुई कि वो जो भी आप कभी भी आप किसी टीचर के बारे में आप कभी भी ये सोचते होंगे ना कि वह सर जब भी पढ़ाते हैं तो वह बात उसी समय समझ में आ जाता है। तो यह उस टीचर की क्या हुई विशेषता कि वो जब ही पढ़ाते हैं उसी वक्त समझ में आ जाता है, अर्थात उसके संप्रेषण की कुछ ऐसी भावना है, उसके संप्रेषण की कुछ ऐसी गुणवत्ता है जो आपको एट ए टाइम समझा देता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो संप्रेषण की विशेषता संप्रेषण के प्रोसेस में छुपी हुई है। अगर संप्रेषण का प्रोसेस एग्जैक्ट होता है, 100% वही होता है जो प्रेषक देना चाह रहा है, तो संप्रेषण विशेष है और यही उसकी विशेषता है। अर्थात प्रेषक द्वारा संवाद को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है, यह अगर सही रूप से हो रहा है तो यह संप्रेषण की विशेषता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण क्या है? अब ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये कब होता है, आप पे किसी व्यक्ति का कब इफेक्ट होता है? तो आप इसको सोच सकते हैं कि यह संप्रेषण तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति कोई अर्थपूर्ण बात बतला रहा हो हमें और हम उसे सुन लें और हमारे समझ में आ जाए। तो यह हो गया कि हमारी वह संप्रेषण कोई खास प्रभाव वाला था। यह मौखिक भी हो सकता है, यह बोलकर भी हो सकता है, कभी कभी यह जो होता है संवादों में भी हो जाता है, संकेतों में भी हो जाता है। जैसे कोई ऐसा संकेत जो आपने कभी जो आप फील कर रहे हो और वही आपको मिल जाए। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको अगर कोई बुला रहा हो और आप बहुत देर से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वह उसी समय आप पर प्रभाव डाल रहा है, वह संप्रेषण। अगर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं के द्वारा, हम अपने इमोशंस के द्वारा, हम अपने शारीरिक भाषाओं के द्वारा या हम अपने मौखिक भाषाओं के द्वारा अगर हम आप तक कुछ बातें कह रहे हैं और यह बातें आपकी समझ में आ जाती हैं और आप इससे किसी न किसी तरह से प्रभावित होते हैं, अच्छे रूप में, जिस रूप में हमने संवाद कहा था उसी रूप में आप प्रभावित भी होते हैं, तो यह प्रभावी संप्रेषण होगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो हम शिक्षकों या बच्चों की बात जब करते हैं तो अगर क्लास में बच्चे को शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं और शिक्षक जिस बिंदु पर डिस्कस कर रहे होते हैं वह बिंदु अगर बच्चों को उसी समय बहुत सारे एग्जाम्पलों के द्वारा अगर उसी समय समझ में आ जाती है तो वह प्रभावी संप्रेषण हुआ। और अगर समझ में नहीं आता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पढ़ के आगे कुछ नहीं समझे, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या समझ विकसित हुआ उस लेक्चर से, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिस लेक्चर से आपके पास आप में कोई इफेक्ट होगा, अर्थात प्रेषक के द्वारा दिए गए संवाद से प्राप्तकर्ता को प्राप्त अर्थों में प्राप्तकर्ताओं को जब कोई अर्थ प्राप्त होता है और उस प्राप्तकर्ता में उस संवाद का कोई प्रभाव दिखता है तो वह संवाद जो है वो प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। अर्थात प्रभावी संप्रेषण मौखिक हो, भावनात्मक हो, अर्थ में हो, संवाद में हो, जब प्राप्तकर्ता तक उसी के अनुकूल यह समझ आ जाती है
इसे हम प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। और इससे कोई प्रभाव होता है तो ये प्रभावी संप्रेषण होता है। अन्यथा इस संप्रेषण का, वैसा संप्रेषण जिसका सामने प्राप्तकर्ताओं पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, वह और सामान्य संप्रेषण हुआ, उसकी कोई प्रभाव नहीं दिखता है तो वह सामान्य संप्रेषण हुआ। आगे आते हैं प्रभावी संप्रेषण की। जब बाधाएं बनेंगे तो स्वतः और भी प्रभावी संप्रेषण को समझ लेंगे। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है इसको समझिए। फर्स्ट लिखा है हमने कि संवाद को सही अर्थ में नहीं जानना। प्रेषक जो भी संवाद को प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाना चाह रहा है, अगर उस संवाद का उसी रूप में अर्थ प्राप्तकर्ता तक पहुंच रहा है तो यह इफेक्ट डालेगा प्राप्तकर्ता को, अन्यथा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अगर उसी तरह से पहुंच रहा है तो ये प्रभावी संप्रेषण है, अन्यथा नहीं पहुंचा तो ये प्रभावी संप्रेषण की बाधा होगी। अब तो समझ में आ रही है। दूसरा बात देखिए, प्रभावी संप्रेषण की बाधा में है कि सरल और रोचक भाषा का उपयोग करना। जब हम प्रभावी संप्रेषण करेंगे तो सरल और रोचक भाषाओं का उपयोग करेंगे। जब हम सरल और रोचक भाषा का उपयोग करेंगे तो प्राप्तकर्ता को इसकी समझ होगी, उसमें दिलचस्पी होगा तो वह समझेगा, और जब वो समझेगा तो उस संवाद का प्राप्तकर्ता पर इफेक्ट होगा, अर्थात वो प्रभावी संप्रेषण होगा। अन्यथा यह प्रभावी संप्रेषण की एक प्रकार की बाधा हो जाएगी कि वो उसे नहीं समझ सका। इसकी बाधा क्या हुई? हमारी असरल भाषा या हमारी अरोचक भाषा। चलिए, तीसरा बिंदु है कि प्राप्तकर्ता का अचेत रहना। जब हम कुछ भी किसी अन्य को समझा रहे होते हैं तो जिस कॉन्शियस में, जिस चेतन में हम होते हैं, उसी चेतन में बच्चों का होना या किसी अन्य का होना या सामने वाले प्राप्तकर्ताओं का होना अति आवश्यक है। जब तक वह उसी चेतन अवस्था में जाकर उसे नहीं सुन रहा हो, उसे नहीं समझ रहा हो, तो उसे इसकी समझ नहीं हो सकती है और यह प्रभाव नहीं दिखा पाएगा यह संप्रेषण, अर्थात यह भी प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं हो जाएगी अगर प्राप्तकर्ता ही सचेत नहीं हो संप्रेषण लेते समय। अगला बिंदु है हमारा कि प्राप्तकर्ता की भावना को न समझना। कभी कभी हम बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते और अपने मन से जो होता है वो पढ़ा देते हैं, ये गलत करते हैं। जब तक हम बच्चों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, बच्चों के अनुकूल नहीं पढ़ाएंगे, तब तक बच्चा समझने के लायक नहीं हो सकता या समझ नहीं सकता है। अर्थात प्रभावी संप्रेषण प्रभाव तब बनेगा संप्रेषण का जब बच्चे के अनुसार हम चलें, परंतु अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। और लास्ट और भी बिंदु है इसमें, एक है ट्रिपल एस और डबल आर में कमी। यह ट्रिपल एस और डबल आर क्या है? यह हम जो मैसेज भेजते हैं तो कोई ना कोई मैसेज को भेजने वाला होगा। तो यह फर्स्ट एस जो है वो सेंडर के लिए है, जो प्रेषक हम बोल रहे हैं वो एक प्रकार का सेंडर होगा जो मैसेज को भेज रहा है। दूसरा एस जो है यह एसएमएस के लिए है, अर्थात संवाद। हमने जो संवाद दिया, दूसरे को जो मैसेज दिया, मैसेज शॉर्ट मैसेज हमने एसएमएस इसको लिया है, तो इसको सेंडर, इसको एसएमएस आई मीन मैसेज। क्लियर? एंड थर्ड एस जो है यह मुख्य रूप से एक सोर्स ऑफ द सेंडर, यह सोर्स के रूप में है। यह सोर्स क्या है? थर्ड जो है यह सोर्स को बतला रहा है। फर्स्ट सेंडर, सेकेंड जो है यह एक एसएमएस, और थर्ड जो है यह सोर्स ऑफ द मैसेज भेजने का एक तरीका है। एज ए एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा हम अपनी संप्रेषण को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ थर्ड एस जो है यह सोर्स के रूप में यूट्यूब हो जाएगा। सेकेंड जो है यह हमारा यह क्लास स्पीच हो जाएगा, कम्युनिकेशन का स्पीच हो जाएगा जो मैसेज है हमारा, और फर्स्ट जो है वो हम हो जाएंगे। और ये जो आर है यह आर हो जाएगा हमारा प्राप्तकर्ता, जिसको हम प्राप्तकर्ता बोल रहे हैं, अर्थात रिसीवर जो इस मैसेज को प्राप्त कर रहा है। और फोर्थ हो जाएगा रिएक्शन। हमने जो मैसेज दिया उसका जो आप लोग फीडबैक देते हैं, उसका जो कमेंट करते हैं, लाइक अनलाइक जो भी करते हैं, ये हमारा फीडबैक हुआ, ये रिएक्शन हुआ। अर्थात सेंडर होना चाहिए, एसएमएस होना चाहिए और सोर्स होना चाहिए भेजने का, और उसके बाद वह रिसीव करने वाला होना चाहिए, और फिर
रिएक्शन करने वाला होना चाहिए। अगर ट्रिपल एस और डबल आर के प्रोसेस में अगर कोई मैसेज जा रहा है, संप्रेषण हो रहा है तो सही है, अन्यथा यह सही नहीं है। अगला बिंदु है कि संवाद का उद्देश्यपूर्ण ना होना। जब हम संवाद उद्देश्यपूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, यह प्रभावी नहीं डालेगा अगले पे और यह प्रभावी संप्रेषण की बाधा हो जाएगी। अब आप प्रभावी संप्रेषण को भी समझ चुके होंगे। और लास्ट बिंदु है आज कम्युनिकेशन के यूनिट 4 का सबसे लास्ट पॉइंट है आज जन मीडिया एवं समाज। ये जन मीडिया और समाज क्या है? तो जन मीडिया और समाज का मूल अर्थ होता है कि जब हम विशाल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अपनी संवाद को बांट रहे हैं, विशाल स्तर पर अपने संवाद को जब हम बांट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, या विश्व स्तर पर बहुत सारे संवादों को हम जब ग्रहण कर रहे होते हैं, तो यह जन मीडिया मास कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी एक छोटे वर्ग या क्षेत्र के समाज की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे यह समाज जो है विश्व स्तर पे है। इस विश्व स्तर के समाज के जन मीडिया में हम मुख्य रूप से हम अपनी भावनाओं का, हम अपने विचारों का, हम अपनी संस्कृति का, हम अपनी सभ्यता का, सब कुछ का आदान प्रदान, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान तक करते हैं। अतः जन मीडिया एवं समाज, यह जन मीडिया एवं समाज अर्थात मास मीडिया एंड सोसाइटी जो है, यह विश्व स्तर पर जब संवादों का आदान प्रदान होता है तो यह मास मीडिया एंड सोसाइटी कहलाता है। अब यहाँ पे मास मीडिया में हेल्पफुल जो है वो है हमारा रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंटरनेट व अन्य माध्यम, ये सारे जो हैं ये जन मीडिया को प्रसारित करने के लिए। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि प्रथम बार रेडियो स्टेशन कब बना भारत में, प्रथम बार टीवी स्टेशन का कब बना, समाचार पत्र पहला कौन है, पत्रिका कौन है, फिल्म कौन सा प्रसारित हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कब से प्रारंभ हुआ भारत में, और इंटरनेट का उपयोग भारत में कब से हो रहा है। तो ये सारी प्रश्न जो है, जो एक प्रकार का कम्युनिकेशन से ही होगा। यहाँ बहुत सारा प्रश्न बनता है जन मीडिया और जो मास कम्युनिकेशन है, इसको हमने पीडीएफ में कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कि रेडियो कब बना, टीवी का कब स्थापना हुआ, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि। इसको आप मेरे पीडीएफ में आप देख सकते हैं, जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आपको ये कुछ पॉइंट मिल जाएगा कि जन मीडिया में हमें बेसिकली कौन सा क्वेश्चन याद रखना है। वैसे आप स्टडी करते समय संपूर्ण रूप से कम्युनिकेशन और इसके और सारे सोर्स को अब फिर से अपने स्तर से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे स्तर से एक कम्युनिकेशन को समझना ही कम्युनिकेशन का अर्थ है, और कम्युनिकेशन का जितना भी माध्यम होता है वही उसका प्रकार है, और कम्युनिकेशन का जो एम है कि सामने तक इस मैसेज को सही रूप में पहुंचाना, यह कम्युनिकेशन की विशेषता है। और प्रभावी संप्रेषण वही हुआ जो आपका संप्रेषण किसी अन्य पर प्रभाव डाल सके, और प्रभावी संप्रेषण की बाधा ये हुई कि जो आपके मैसेज का दूसरे पर प्रभाव नहीं हो रहा है, तो ऐसा कौन सा कॉज है बीच में जिसके कारण प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरह से ओवरव्यू में हमने बतला दिया कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है, कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है, कम्युनिकेशन की बाधाएं क्या होती हैं, और किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी का कम्युनिकेशन में क्या योगदान है। तो आशा है कि आप लोगों को यूनिट 4 समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 5 को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 का भी हमने यूनिट 4 एजुकेशन जल्द ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग लगातार बने रहिए। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम लगभग इस मंथ में, जो अब नेक्स्ट मंथ लगभग आने वाला है मई में, हम टोटल सिलेबस समाप्त कर देंगे, और टोटल पीडीएफ आप पढ़िए, फिर हम यूनिट बाय यूनिट भी इसे समाप्त करने की कोशिश करें। फिर यूनिट बाय यूनिट कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें अगर 10 यूनिट है और हमें 50 क्वेश्चन पूछता है, तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हम यूनिट बाय यूनिट भी एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का बनाएंगे, ताकि आप लोगों को यह पता चले कि किस यूनिट से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछने वाला है। तो आप लगातार बने रहिए, और लगातार देखने से आपको जो भी समस्याएं, लगातार देखने में जो भी प्रश्न आता है, इसे आप मेरे यहाँ कमेंट में लिखिए, या मेरे व्हाट्सएप पे आप बात मेरे से चैट कर सकते हैं। इस संबंध में हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे देंगे। थैंक यू फॉर ऑल।